बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 8 जुलाई और दिन है मंगल का। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि 10 मुहर्रमुल हराम के बाद पाकिस्तान भर में तहरीक शुरू की जाए इस जाली निज़ाम के ख़िलाफ़। इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। उन्होंने भी कमर कस ली है और क्योंकि वो अभी तक मुतमईन नहीं हैं, वो चाहते हैं कि इस निज़ाम पर जिसके तख्लीक़कार वो ख़ुद हैं, इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाए। उन्हें अभी भी ख़तरा लगता है, लूप होल्स हैं इस निज़ाम में और उनको ख़तरात महसूस होते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में किसी भी लम्हे उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए वो हर दिन एक नई कोशिश कर रहे हैं कि इस निज़ाम पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाए। उनकी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर में इस जाली निज़ाम को कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम जो है वो इलेक्शन चोरी की बुनियाद पर कायम किया गया है, जिसे दुनिया की कोई भी महज़्ज़ब क़ुव्वत, महज़्ज़ब जमात, महज़्ज़ब गिरोह मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल है आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, वो जेल में मौजूद हैं, कैदी हैं, तवील कैद काट रहे हैं, कैद तन्हाई में हैं। उनको किसी किस्म की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं, वो सहूलत भी जिसकी इजाज़त आइन और कानून उनको देता है, जेल कवानीन इजाज़त देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब पे एक तवील अरसे से उनके बेटों के साथ बात नहीं करवाई जा रही, उनके ज़ाती मुआलिज उनको चेकअप की इजाज़त नहीं है, उनका वज़न गिर रहा है। ये बातें उनकी फैमिली मेंबर्स बता चुके हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कैद तन्हाई की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और उनको तंग किया जा रहा है और उनको जेल की काल कोठरी में भी उनकी ज़िंदगी अजीरन करने की कोशिश की जा रही है। न सिर्फ उनकी बल्कि उनकी अहलिया की भी, और दीगर जो सियासी रहनुमा कैद हैं उनके साथ भी यही सलूक रवा रखा गया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और एजाज चौधरी साहब हैं और फिर उमर सरफराज चीमा हैं। उन सब के साथ भी यही सलूक किया जा रहा है और लड़ाई बराबर है। इमरान खान साहब कायम दायम है और वो अपने असूलों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करना चाहते और वो ये चाहते हैं कि वो किसी किस्म की ना डील ना ढील पे यकीन रखते हैं, ना एनआरओ उन्होंने देना है ना एनआरओ लेना है। तो बहरहाल अब ज़रा माहौल थोड़ा सा गर्म होने लगा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर बड़े भारी हैं और काफ़ी भौचाली किस्म के ये महीने हैं और बहुत कुछ इन 3 महीनों में होना अभी बाकी है। तो सूरत हाल ये है कि पहली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की तरफ से एक ऐलान कर दिया गया है, शेड्यूल भी दे दिया गया है ज़िले सतह पे, डिवीजनल सतह पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे, टाउन लेवल पे तमाम ओहदेदारों को, पार्टी ओहदेदारों को, तंजीमी ओहदेदारों को हिदायत कर दी गई है कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हर शहर, हर जगह, हर घर, हर टाउन में जो है वो एहतजाज किया जाए। और दूसरा, हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि न सिर्फ हड़ताल की जाएगी, एहतजाज किया जाएगा, बल्कि भूख हड़ताली कैंप भी लगाए जाएंगे। इब्तदा में ये अलामती होंगे और फिर बाद में तादमे मर्ग भी किया जाएगा जी, भूख हड़ताल की जाएगी। और बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान खान साहब की रिहाई, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अवेयरनेस पैदा की जाएगी और कॉर्नर मीटिंग्स की जाएंगी, जल्द से जुलूस होंगे और शऊर भी उजागर किया जाएगा, डोर टू डोर कन्वेंशन किया जाएगा, धरने मुनक़िद किए जाएंगे और ग्रैंड ज़िले रैलियाँ मुनक़िद की जाएंगी और ये सब कुछ किया जाएगा। और इसके लिए ज़िले सतह पर हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट सूबाई सेक्रेटेरिएट को भेजी जाए। तो ये तो सिंध की तरफ से है। इसी तरीके से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये सिलसिला चल रहा है और बलूचिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी खालिद खुर्शीद खान साहब जो हैं वो मुतहर्रिक कर रहे हैं यूथ को। और मुराद सईद साहब ने भी मैसेज कन्वे कर दिया है कि अब ज़रा उठने का वक्त हुआ चाहता है, अब जितने भी लोग हैं घरों से निकले और इस सिलसिले में अपना अपना हिस्सा डालें। दूसरी जानिब पंजाब से ख़ास तौर पे पंजाब में, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं और उन्हें मरियम साहिबा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज पसंद नहीं आया।
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مریم صاحبہ کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا اور اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا. تو یقین دہانی تو یہ کروائی گئی تھی کیونکہ مریم صاحبہ کے تعلقات بہت زیادہ وسیع و عریض ہیں اور واٹس ایپ پہ وہ شکایتیں لگاتی ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے ہی وہ تمام امور مملکت کے بارے میں ہدایات لیتی ہیں. تو انہوں نے بھی بتایا ہوگا یقیناً، تو اس کے جواب میں ان کو یقین دہانی کروائی ہوگی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ تقریر کریں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی تقریر کو دوران کوئی پتہ بھی نہیں لے گا. لیکن ہوا یہ کہ اپوزیشن نے، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ایم پی ایز نے وہ کام کر دیا کہ شاید ان کی توقع نہیں تھی، اور اس احتجاج پہ 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جناب ملک احمد خان صاحب، جو کہ خود فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور وہ چیف الیکشن کمشنر سے بھی ملاقات کر چکے ہیں. اب دونوں ہی چیف الیکشن کمشنر بھی اور اسپیکر صاحب جو ہیں ملک احمد خان صاحب فارم 47 کے، دونوں ہی یہ کہہ رہے ہیں ہم تو آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، ہم نے تو آئین اور قانون کے علاوہ کبھی کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ کم از کم چیف الیکشن کمشنر کو تو یہ بات کہتے ہوئے تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے رتبے کو دیکھیں، جتنا انہوں نے رسوا کیا ہے پاکستان کو دنیا بھر میں، اور جو کامن ویلتھ جو انٹرنیشنل آبزرورز آئے تھے ان کی رپورٹ جو ہے 8 فروری 2024 کے بارے میں، وہ رپورٹ ہی پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے استعفیٰ دینے کے بجائے اس الیکشن چوری اور مینڈیٹ چوری کے کھیل کا وہ حصہ بنے، اور ایک طرف وہ اینکرز کو بتاتے رہے کہ جناب ان کے پولنگ کے عملے کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کو کوئی بسوں میں بھر کے لے گئے ہیں، ان کو یہ کر دیا گیا ہے، اور اینکرز کو وہ فون کر کے بتاتے رہے کہ میں تو بڑا فیئر الیکشن کروا رہا ہوں اور میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہے راول پنڈی کا مسئلہ. تو اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. لیکن چونکہ اب ان کو ایکسٹینشن مل چکی ہے اور اگلے چیف الیکشن کمشنر تک وہ اور ان کے ارکان جو ہیں وہ اپنے عہدوں پر براجمان ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، برات لے رہے ہیں، پروٹوکول لے رہے ہیں، سیکورٹی لے رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہیں، اس لیے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اور ان کو یہی کہنا چاہیے اپنی روزی روٹی حلال کرنے کے لیے. تو بہرحال دونوں اصحاب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اسپیکر ملک احمد خان صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے ہی ڈیل کروائی تھی، اور وہی لینڈ کروزر میں ڈگی میں لے کے جاتے تھے کسی صاحب کو پیک کر کے. تو یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے. بہرحال ملک احمد خان صاحب کے خلاف بلکہ ان کو ایک خط لکھا ہے، خیال کاسترو ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے اسپیکر کی جانبداری ملک احمد خان کی. پچھلے تقریباً 1.25 سال سے انہوں نے کہا کہ جو اس وقت آپ کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ احتجاج جو ہے پنجاب اسمبلی میں یہ تو شروع اس وقت ہوا جب اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے، تو حکومتی ارکان نے آ کے گندے اشارے کیے، گندی گالیاں دیں، اور ان کے تقریر کے دوران ان کو گھیرنے کی کوشش کی. اور نہ صرف یہ کہ گندی گالیاں، نازیبا اشارے، نازیبا فکرے کسے، اور تمام اپوزیشن ارکان کو دھکے مارنے کی پہل بھی حکومت نے کی اور حکومتی ارکان نے کی. اور ایک معزز اسمبلی نے گھڑی چوری کا جھوٹا اور بے بنیاد الزام بھی لگایا. تو انہوں نے کہا کہ ملک احمد خان صاحب سے کہ آپ کے پاس شکایت گئی تو آپ نے کچھ نہیں کیا. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ پچھلے 1.25 سال سے حکومتی ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن کو جس طریقے سے دبا رہے ہیں، جس طریقے سے ورغلا رہے ہیں، اور اس پہ بہت متعدد دفعہ آپ کو بھی شکایت کی گئی کہ یہ ہمیں دھمکاتے ہیں، ہراس کرتے ہیں، لیکن آپ نے سرکاری ارکان کے خلاف کبھی کوئی شکایت انٹرٹین نہیں کی. اور پھر یہ کہ حکومت پنجاب پر 10 کھرب کی کرپشن اور بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہم سب جب سامنے لاتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اور بجٹ اجلاس بھی حکومتی جماعت کے ارکان اسمبلی نے ڈپٹی اسپیکر کو کندھوں پر اٹھا کر شور شرابہ کرتے ہوئے اسمبلی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی. اور اس کا ماضی میں کبھی مثال نہیں ملتی کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ اپوزیشن کے خلاف نعرے بازی کریں، ان کا جلاؤ گھراؤ کریں، یہ سب کچھ کریں. لہذا
उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान भी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला ने दुश्मन के खिलाफ असेंबली फ्लोर पर आकर बिल्कुल भी लबकुशाई ना की और ना ही पाकिस्तान के दुश्मन को ललकारा, जबकि दुश्मन के खिलाफ बोलना हुब्बुल वतनी का तकाजा था। वजीर आला का दुश्मनी के खिलाफ जुबानबंदी भी कई सवालात को जन्म देता है। और उन्होंने कहा कि सारे मामले में स्पीकर जो है वो आप जानिबदार रहे। फिर उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ, हेल्थ कार्ड की बंदिश, किसानों की अजनास, इसमें सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया, महंगाई अरूज पर है और चीनी का रेट 80 रुपये फ़ी किलो बढ़ चुका है, 80 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। इंडस्ट्री तबाह हो रही है, कारखाने पंजाब में बंद हैं और इस सब के बावजूद आप कहते हैं कि इन मामलात पे आवाज़ ना उठाई जाए। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा हो नहीं सकता और इसलिए उन्होंने स्पीकर को कहा कि आप तो खुद माजी में एहतजाज करते रहे हैं, हल्ला गुल्ला करते रहे हैं, तोड़ फोड़ करते रहे हैं, तो अपने ज़रा माजी को भी देखिए सामने और अपने गिरेबान में झांकिए तो आपको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर, जब आप खुद पीटीआई की हुकूमत में एहतजाज करते और करवाते थे, जिसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, तो ये सब हलाल था क्या? जब हुकूमती अरकान ने पीटीआई के रुकन उसामा गुजर को किताब मारी थी तो इस वक्त यह कवानीन क्यों नहीं लागू होते? खुद करें तो रामलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। वाह क्या खूब है। तो ये लिखा है जी MPA PP 118 ख्याल कास्त्रो साहब ने और उसकी वजह यह है कि डी सीट करने का सोचा जा रहा है 26 MPS को। और उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि क्यों हुई। उसकी रीज़न इसके पीछे ये है कि मरीम साहबा को किसी ने यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र होकर जाएं, आप तकरीर करें, आपकी तकरीर के दौरान किसी किस्म का कोई खलल नहीं होगा, कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा और एहतजाज तो बहुत दूर की बात है। और लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS नौजवान और सब ने, ख़वातीन और हजरात ने, सब ने मिलकर ये फैसला किया कि जी हम एहतजाज तो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो जो मलका आलिया के खिलाफ बहुत गुस्ताखी हो गई। तो फिर उन्होंने शिकायत यकीनन लगाई होगी थी किसी ना किसी को कि जनाब देखें, मुझे यकीन दहानी करवाने के बाद भी मेरे साथ ये सलूक किया गया है। इसलिए फिर उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी और अब नून लीग खुद भी इस बारे में काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। अगला सवाल जो है जी वो है माइंस एंड मिनरल्स, खैबर पख्तूनख्वा। तो उस सिलसिले में भी अब गेम चूँकि फंसी हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, अमेरिका को यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स आपके जनाब कदमों में हम ला के रख देंगे और इसको आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हुआ ये है कि पंजाब में तो चले इनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी मुतनाज़ा बिल मंजूर करवाया गया माइंस एंड मिनरल्स से मुतालिक, मादनियात और वसाइल जो ज़ेर ज़मीन ख़जाने हैं उनके मुतालिक। और मौलाना फजल रहमान साहब JUI की जमात ने उस बिल को चैलेंज करने का भी, कानून को बल्कि कहना चाहिए कानून को चैलेंज करने का भी ऐलान किया था। अभी तक उसकी क्या अपडेट्स हैं ये मौलाना साहब बता सकते हैं, या सिर्फ वो गिदड़ भपकी थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करना था। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने मना कर दिया था कि कोई माइंस एंड मिनरल बिल मंजूर नहीं होगा जब तक कि मैं बाहर ना आ जाऊं और बाहर आके रिहा हो के उसके बाद फैसला करेंगे इसका करना क्या है, क्योंकि ये गैर मामूली बिल है। लिहाजा माइंस एंड मिनरल बिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक स्पीकर के चैम्बर में पड़ा है या सूबाई असम्बली की सेक्रेटेरिएट में पड़ा है, तो अभी तक उस पर पेशरफ्त नहीं हुई। अब इन्होंने एक और तरीका निकाला है और वो है कि एक कमेटी बना दी गई है और अमीर मुकाम साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्हें कन्वीनर बना दिया गया फाटा के लिए। अमीर मुकाम को कमेटी का कन्वीनर मुंतखब करके और कहा गया है कि ये कमेटी देखेगी और इसका बुनियादी मकसद ये है कि इस कमेटी के ज़रिए ये माइंस एंड मिनरल्स को और फाटा के मामलात को बराह रास्त इस्लामाबाद देखना चाह रहा है और इस्लामाबाद के पीछे रावलपिंडी होगा यकीनन, तो वो देखना चाह रहे हैं और सूबाई हुकूमत इसको रजिस्ट कर रही है। और क्योंकि अमेरिका के साथ वादे हो चुके हैं तो वो वादे पूरे करने हैं, लेकिन यहाँ पे आके मामला फंस गया है। और अब आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़े तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह की कोई हरकत की गई तो हम फिर मुज़ाहमत भी करेंगे, क्योंकि वज़ीरिस्तान में भी एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान
کہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، روزانہ احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک نئے آپریشن کی تیاری کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو وزیرستان ہو، فاٹا ہو، پاٹا ہو، خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، وہ اب کسی قسم کی کسی نئی پراکسی شروع کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں امن دیا جائے، ہم امن چاہیے۔ صوبائی حکومت نے مائنز اینڈ منرل بل پاس ہونے سے روکا، تب سے ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ میں سیفران کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اور وہاں یہ بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی۔ وفاقی حکومت کو اختیار نہیں کہ فاٹا میں مداخلت کرے اور ان کا سٹیٹس جرگہ سسٹم چینج کرے۔ یہ ڈرامے منرل تک رسائی کے لیے ہیں، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ تو مائنز اینڈ منرلز، کیونکہ اس بات کا اعلان فیلڈ مارشل نے واشنگٹن میں بھی کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے یہ حوالے کیا جائے، امریکہ سرمایہ کاری کرے اور امریکہ آئے اور ویلکم کہیں گے، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں جتنا فیلڈ مارشل بیان کر رہے ہیں، کیونکہ پبلک ہے، سب جانتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔